तेज बारिश में वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कवि रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। फिर वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर आते हैं। काको, मेरी मदद करो, बारिश बहुत तेज है। बारिश रुकने तक मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। नाना बुढ़िया, हमारा घर तो पहले ही बहुत कमजोर है, हम तुझे अपने घर में नहीं रख सकते। बेटी, मैं अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब तो रात भी बहुत हो चुकी है। मेरा घर पहाड़ों के दूसरी दिशा में है। अगर इस समय मैं चली भी गई तो पहाड़ों वाली चीलें मुझे खा जाएंगी। कृपया करो और मुझे आज रात अपने घर में आश्रय दे दो। देख बुढ़िया, अब तो चली जा, हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चलो बादल जी, हमारी खिचड़ी ठंडी हो रही है। ऐसा कहते हुए वो कवि दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो बूढ़ी कवि बारिश में ही भीगती रहती है। फिर वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए वहाँ से उड़ती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर दस्तक देती है। कोई है तो मेरी मदद करो, मैं बारिश में भीग रही हूँ। अरे, ये इस समय कौन आ गया है? जरा जाकर देखती हूँ, शायद कोई मुसीबत में हो। फिर चांदनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है। बेटी चिड़िया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बारिश बहुत तेज है और मैं अपने घर नहीं जा सकती। बस आज रात गुजारने के लिए मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। माँ जी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप अंदर आ जाइए। फिर चांदनी चिड़िया बूढ़ी कवि को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये दाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। फिर बूढ़ी कवि भोजन खा लेती है। फिर वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये सेब का बीज है, तुम इसे अपने आंगन में दबा देना और देखना बहुत जल्दी बहुत बड़ा सेब का पेड़ लग जाएगा। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया वो बीज अपने आंगन में बो देती है। अब मैं जल्दी से भोजन ले आती हूँ, कहीं फिर से बारिश न शुरू हो जाए। फिर चांदनी चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। बिजली कवि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। वो देखकर हैरान होती है। बादल जी, जल्दी आओ, जरा देखो। बादल कव्वा जल्दी से बाहर आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतनी सुबह सुबह शोर मचा रही हो? सोने भी नहीं देती। वो देखो बादल, चिड़िया के आंगन में कितना बड़ा सेब का पेड़ है और उस पर लाल लाल रंग के सेब भी लगे हुए हैं। बिजली, ये कैसे हो गया? कल तो यहाँ एक पत्ता भी नहीं था और आज ये सेब का पेड़। चलो पास चलकर देखते हैं। फिर बिजली और बादल चिड़िया के सेब के पेड़ के पास जाते हैं और वो कुछ सेब तोड़कर खाने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे।
फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कौवी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कौवी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कौवे सो रहे हैं। बेटी वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कौवी को बता देती है। बेटी ये कौवे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कौवों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कौवे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कौवा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कौवों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये क्या पक्षियों, हमने तो सोचा था कि नए जंगल में जाएंगे, वहाँ भोजन की परेशानी नहीं होगी, परंतु इस जंगल में ना फल है और ना ही सब्जियाँ। हाँ बादल भैया, अब हमें भोजन लेने के लिए रोज फिर से दूर ही जाना पड़ेगा। चीकू, ये तो बहुत गलत है, हम रोज भोजन लेने भला कहाँ जाएंगे? देखो बिजली बहन, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढ ही लेंगे, परंतु अभी दोस्तों हम सबको अपने मजबूत घर बनाने होंगे, क्योंकि बारिश का कुछ भी नहीं पता कि कब हो जाए। शाम हो जाती है। शाम तक सभी पक्षी जंगल में अपने अपने मजबूत लकड़ियों के घर बना लेते हैं। रात हो जाती है। पक्षियों, घर तो बना लिया हमने, अब कल भोजन लेने हमें दूर जाना पड़ेगा। मैं तो ये बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। कबूतर भैया, मैंने इस समस्या का उपाय ढूंढ लिया है। बस हमें कुछ महीने ही भोजन की खोज में जाना पड़ेगा दूसरे जंगल। उसके बाद हमारे जंगल में बड़े बड़े फलों के पेड़ होंगे और सब्जियों के खेत भी। अच्छा, मानो क्या है उपाय? बिजली बहन, हम सब मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर दूसरे जंगल से फलों और सब्जियों के बीज खरीद लाते हैं। वैसे भी बरसात का मौसम करीब है, अगर हमने बीज अपने जंगल में बो दिए तो देखना कुछ ही समय बाद हमारे जंगल में भी फलों के पेड़ और सब्जियां उग आएंगी। हाँ चिड़िया बहन, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। क्यों पक्षियों, तुम सब क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं राजी हूँ, करते हैं सब मिलकर काम। फिर अगले दिन सभी पक्षी चिड़िया के घर में आते हैं और अपने अपने पैसे चिड़िया को जमा करवाते हैं। चलो दोस्तों, अब सबके पैसे जमा हो गए। अब मैं और कबूतर भैया जाकर दूसरे जंगल के पक्षी से बीज खरीद लाते हैं।
फिर मानो चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों के रास्ते दूसरे जंगल बीज खरीदने चले जाते हैं। शाम तक वो बीज खरीद कर वापिस आ जाते हैं। चलो दोस्तों, बीज तो आ गए हैं, अब हम सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। फिर वो सारे पक्षी मिलकर मेहनत से जमीन में बीज बो देते हैं। अरे बिजली, कहाँ फंस गया मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की। बादल कौवा अपने घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक उल्लू साधु दिखाई देता है, जो उसके पास बैठे पक्षियों के पंख देख रहा होता है। बदले में वो पक्षी उल्लू साधु को पैसे दे रहे थे। अरे ये काम तो बहुत बढ़िया लगता है। इससे तो मेरा चाचा चाची फूफा फूफी सभी का कर्जा उतर जाएगा। इसमें तो कोई मेहनत भी नहीं है, करना क्या है, बस पंख ही तो देखने हैं। इतनी तो मैं भी पक्षियों को टोपी पहना सकता हूँ। इतना बोलकर बादल कौवा तुरंत अपने घर की ओर जाता है। बिजली, अरे ओ बिजली, जल्दी बाहर आओ, कहाँ मर गई हो? आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम तो काम की तलाश में गए थे। वो सब छोड़ो, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। बस तुम मुझे अपने गले की माला दे दो। क्यों? मेरी माला का तुम्हें क्या करना है? वो सब मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा, जल्दी करो। फिर बिजली कवि अपनी माला ले आती है। बादल कौवा वो माला पहनता है और वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता है, कहीं ये पिट कर ना आ जाए। सारा काम तो हो गया। ए ऊपर वाले, अब जल्दी से किसी पक्षी को भेज दे। अभी उड़ता हुआ एक तोता वहाँ आता है। प्रणाम साधु जी। प्रणाम बच्चा, बताओ क्या समस्या है? साधु जी क्या बताऊं, मेरा कोई काम भी सीधा नहीं होता। कब से चिंकी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ ही नहीं मान रही। लो बेटा, अपना पंख दिखाओ। फिर चीकू तोता अपना पंख कौवे को दिखाता है। तोते, जाकर अपने रिश्तेदारों को खबर कर दो, तुम्हारे जाने का समय आ गया है। हैं? क्या साधु जी, मैं नहीं समझा। तुम्हारे पंखों की लकीरों में साफ साफ लिखा है कि किसी समय भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। मुझे बचा लीजिए साधु, मैं मरना नहीं चाहता। क्या इसका कोई उपाय है? हाँ बेटा, इसका एक ही उपाय है। साधु जी जल्दी से बताइए, जो भी उपाय होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए मुझे आज रात जाकर शमशान में पूजा करनी होगी, लेकिन पूजा करने के लिए सामान लेना होगा। लाओ तोते, सामान लेने के लिए मुझे 500 रुपए दे दो। साधु, मेरे पास 500 तो नहीं है। लगता है इस मोटी चोंच वाले को मैंने ज्यादा ही पैसे बोल दिए। क्या कहा साधु जी? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ लाओ तुम मुझे 200 ही दे दो। वो क्या है ना बाबा, मेरा कोई काम ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास तो 200 भी नहीं है। चल चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, बस 100 रुपए। लेकिन साधु, मेरे पास तो 100 रुपए भी नहीं है। तो फिर कितने पैसे है तुम्हारे पास? साधु जी, मेरे पास तो केवल 1 रुपया है। लो, मुझे वो 1 रुपया ही दे दे, कम से कम मेरी बोनी तो हो जाएगी। ठीक है पापा, अभी देता हूँ। फिर तोता अपने पंखों में देखने लगता है। शुरू में ही मेरा पाला इस भिखारी तोते से पड़ा है, न जाने आगे का दिन कैसा गुजरेगा। ये क्या पापा जी, वो 1 रुपया भी नहीं है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? साधु जी, आपको तो पता है इन चोरों का कोई पता नहीं चलता, किसी अमीर पक्षी को देखते ही लूट लेते हैं। तोते के इतना बोलते ही कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर उसे जोर से मारता है। अबे मोटी चोंच वाले, सुबह सुबह मैं ही मिला था तुझे उल्लू बनाने को। चल भाग भाग जा यहाँ से। फिर चीकू तोता वहाँ से भाग जाता है। न जाने कैसे कैसे पक्षी रहते हैं यहाँ। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ कबूतर आता है। बाबा जी, मेरी एक समस्या है। समस्या बाद में, पहले मुझे एडवांस दो। फिर बादल कौवा कबूतर से एडवांस में पैसे ले लेता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दाएं हाथ में खुजली हो रही है। अच्छा, जरा अपना पंख तो दिखाओ। फिर बादल कौवा पंख देखने का नाटक करने लगता है। बच्चा, बहुत जल्द तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू बहुत अमीर होने वाला है। क्या बोल रहे हो साधु जी, सच में मैं अमीर होने वाला हूँ? फिर कबूतर बादल कौवे को और पैसे देता है। अच्छा साधु जी, मेरे बाएं पाँव में भी काफी दिनों से खुजली हो रही है। क्या बात कर रहे हो? फिर बादल कौवा कबूतर के पाँव को देखता है।
तेरे पाँव की रेखा बता रही है कि बहुत जल्द तू घूमने फिरने वाला है। ये सुनकर कबूतर और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरे दूसरे पाँव में भी खुजली हो रही है। फिर बादल कौवा दूसरे पाँव को भी देखता है। अरे वाह वाह बेटा, तेरे पाँव की रेखा तो बता रही है कि तू विदेश के जंगल में घूमने जाने वाला है। ये सुनते ही कबूतर बहुत खुश होता है। वो और पैसे देता है। साधु जी, कई दिनों से मेरी पीठ पर भी खुजली हो रही है। अच्छा, जरा दिखा। कबूतर नीचे झुकता है तो बादल कौवा उसे जोर जोर से मारने लगता है। अरे, जब तुझे खुजली है तो जा डॉक्टर को दिखा, यहाँ क्यों चला आया? चल जा यहाँ से, वरना पूरे जंगल में खुजली की बीमारी फैला देगा। कौवे, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। चल चल भाग यहाँ से। फिर कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मैंने इसे भगा तो दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये और पक्षियों को बुला लाए और मेरे पंख ही तुड़वा दे। जो पैसे मिले हैं ये भी ले जाएगा। चल बादल, भाग ले इससे पहले कि वो आ जाए। फिर बादल कौवा वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। बिजली, जरा बाहर तो आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आ रही हूँ जी। आप तो शाम को आने वाले थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? ऐसी बात है तो बिजली, मैं शाम को ही आऊँगा। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? हाँ, अब आई ना लाइन पर। ये लो, मैं पैसे लाया हूँ। फिर बिजली कभी वो पैसे ले लेती है। पति जी, ये पैसे तुम किससे उधार मांग कर लाए हो? ये क्या बोल रही हो? ये पैसे मैं खुद कमा कर लाया हूँ अपनी मेहनत से। कौन सी मेहनत जी? जहाँ तक मुझे पता है आपको तो कोई काम भी नहीं आता। पागल कवि, मेरा दिमाग खराब ना कर। अगर पैसे नहीं चाहिए तो दे मुझे। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी घर के बाहर से आवाज आती है। बादल, अरे ओए बादल। ये अब इस समय कौन आ गया है? बादल जी, कौन हो सकता है? चील चाची आई है। चील फिर आ गई। बिजली, मुझे कहीं छुपा दो। तुम ऐसा करो, अलमारी के पीछे छुप जाओ। फिर बादल कौवा जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाता है। सुनहरी चील भी घर के अंदर आ जाती है। अरे बिजली, मैं कितनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? और मुझे ये बताओ कि बादल कहाँ है? जी जी चील चाची, वो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? चील चाची, वो जरा बाहर गया है, शाम तक लौट आएगा। बिजली, अपने पति से कहना कि क्या वो पैसे लेना ही जानता है, देना नहीं। नहीं नहीं चील चाची, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, जब भी मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो वो यहाँ नहीं होता। चील चाची, वो आपके पैसों का ही इंतजाम करने गए हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे मैं खुद आकर दे जाऊंगी। ठीक है बिजली, मैं चलती हूँ। जब बादल घर आ जाए तो उसे बता देना कि चील चाची आई थी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। देखा बिजली, कैसे मैंने चील चाची को बेवकूफ बनाया। अच्छा, आपने या मैंने? तुम तो हर रोज कहीं ना कहीं चले जाते हो। तुम्हारे पीछे मुझे ही निपटना पड़ता है इन सब पक्षियों से। बिजली, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कुछ दिनों में इन सब का कर्जा उतार दूंगा। अरे कुछ दिन को छोड़ो, अभी देखना थोड़ी देर में भोला कौवा भी आने वाला होगा। तुम चिंता क्यों करती हो? देखना मैं उसे भी कैसे चकमा देता हूँ। क्यों बादल जी, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? वो तो तुम तब ही देखना। जाओ, पहले मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। खाने के नाम पर गंदे अंडे पड़े हैं, बोलो तो वही ले आऊं। गंदे अंडों से क्या मतलब है तुम्हारा? बादल जी, हमारी मुर्गी ने इस बार गंदे अंडे दिए हैं। रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अंडे लेकर आती है। हाँ बिजली, अंडे तो सच में बहुत खराब हैं। जाओ, तुम अंडों को साफ करो और मैं। जंगल में दोपहर का समय था। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन बिजली कवि के सर पर मिस जंगल बनने का भूत सवार था। वो अपने काले रंग से बहुत परेशान थी। बिजली कवि शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए बादल से कहती है। बादल, देखो मेरा रंग कितना काला हो गया है। पड़ोस वाली कबूतरी तो दिन ब दिन सफेद होती जा रही है और मैं कोयले की कान लग रही हूँ। अपनी पत्नी के लिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। बिजली, तुम काली हो तो क्या हुआ, दिल वाली तो हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी इंसानों की बस्ती की ओर जाता हूँ और तुम्हें गोरा करने के लिए कोई क्रीम लेकर आता हूँ।
बादल कौवा अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। वो पूरी बस्ती में उड़ता फिरता है। तभी उसकी नजर कचरे में पड़ी हुई एक क्रीम पर जाती है। तुरंत वहां जाता है। अरे ये इंसान भी कितनी चीजें फेंकते हैं। ये सुनहरी डब्बी में क्या है? इस पर तो किसी गोरी मेम की तस्वीर बनी है। वाइट एंड ब्यूटीफुल। वाह वाह, ये मेरी बिजली के लिए ठीक है। अब मेरी बिजली भी गोरी हो जाएगी। बादल कौवा वो क्रीम की डिबिया उठाता है और वहां से जंगल की ओर उड़ता है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो क्रीम 10 साल पुरानी है और एक्सपायर हो चुकी है। देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बिजली, तुम भी अब इस गोरी मेम की तरह गोरी हो जाओगी। बिजली कभी ये देखकर बहुत खुश होती है। बादल जान, तुम मेरे हीरो हो। अभी देखना, मैं इसे लगाऊंगी और पूरे जंगल के पक्षी मुझसे जलेंगे। फिर बिजली कभी वो बदबूदार क्रीम उठाती है और अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है। बिजली, ये क्रीम आंखों पर नहीं लगानी। बादल जी, तुम क्या चाहते हो कि मेरी आंखें काली ही रहें? मैं पूरी गोरी दिखना चाहती हूँ। थोड़ी देर के बाद बिजली कभी के मुंह से धुएं उठने लगते हैं। हाय हाय बादल, ये कैसी क्रीम है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे मुंह पर मिर्चें छिड़क दी हो। हाय मेरी आंखें। बादल, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, सब धुंधला हो गया है और बहुत जलन हो रही है। क्रीम के रिएक्शन से बिजली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबरा कर उड़ती है तो सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले में गिर जाती है, जहाँ बुलबुल बैठी सूप पी रही थी। हाय हाय, मैं मारी गई। ये कौन सा काला तूफान मेरे घोंसले में घुस आया है? मेरी सारी मेहनत जाया कर दी। बुलबुल बुलबुल बहन बचाओ, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब वो सीधी जाकर शहद की मक्खियों के छत्ते से टकरा जाती है। अब तो बिजली का चेहरा और भी चिपचिपा हो गया था। वो वहाँ से भागती है और शहद की मक्खियाँ उसके पीछे पीछे उड़ती है। भागती भागती वो चिड़िया के घर घुस जाती है, जहाँ कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बैठे हुए थे। वो तीनों बिजली को देखकर हंस रहे थे। पीछे से बादल कौवा रोता हुआ उनके पास आता है। चिड़िया बहन, तोते और कबूतर, मेरी बिजली को बचा लो। मैं तो इंसानों वाली क्रीम ला कर दी थी अपनी पत्नी को ताकि इसका रंग गोरा हो जाए। मगर मुझे क्या पता था कि ये क्रीम अपना उल्टा असर दिखाएगी। हाँ दोस्तों, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखें बहुत जल रही है। तौबा तौबा बादल, ये क्रीम नहीं जहर बन चुका है। अगर इसका इलाज अभी ना किया तो जिंदगी भर सिर्फ बिजली ख्वाबों में ही खुद को गोरा देख पाएगी। बादल बेचारा डर जाता है और तोते के पाँव पकड़ लेता है। बादल, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, मैं बताता हूँ। आंखें वापस लाने के लिए कीचड़ में 3 दफा गोते लगाने होंगे। और हाँ, गोते के दौरान काई काई करना ना भूले। और फिर इसे कड़वे नीम का शरबत पीना होगा ताकि इस क्रीम के असर के सारे जरासीम मर जाए। हाँ बादल, तोता ठीक कह रहा है। और फिर इसे पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका देना। ऐसे बिजली की आंखों की रोशनी जल्दी लौट आएगी। फिर बादल कौवा बिजली को घसीटता हुआ वहाँ से ले जाता है। अरे दोस्तों, ये सब तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, ये कौवे हमें हमेशा तंग करते हैं। अगर आज हमें मौका मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। फिर बादल कौवा बिजली को नदी पर ले जाता है और कीचड़ में नहलाता है। बिजली, जोर जोर से गोते लगाओ और काई काई बोलती रहो। बिजली कभी आंखें बंद करके कीचड़ में गोते लगाती है। बिजली, क्या तुम्हें नजर आना शुरू हुआ? नहीं बादल, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम्हें पीपल के पेड़ से उल्टा लटका दूं ताकि जल्दी तुम्हारी आंखें खुल जाए। फिर बादल कौवा बिजली कभी को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका देता है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बिजली को देखकर हंसते हैं। बिजली कभी की हालत तो अब बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों, अब बस करो, बिजली को कुछ हो ना जाए। ऐसा कहते हुए चिड़िया एक ठंडे पानी की बाल्टी बिजली कभी पर डालती है और बिजली कभी की सारी क्रीम उतर जाती है। ठंडे पानी से क्रीम का असर खत्म हो जाता है और बिजली की आंखें दोबारा खुल जाती हैं।
वो सामने बादल को देखकर गुस्से में लाल हो जाती है। बादल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कचरे वाली क्रीम दी तुमने मुझे, आज मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगी और तोते कबूतर तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बिजली कभी गुस्से में बादल कभी के पीछे पीछे उड़ती है और बादल बेचारा पूरे जंगल में भागता फिरता रहता है। तोता और कबूतर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और काफी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और काफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और काफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है?
कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उग आया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो